दोस्तों 278वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसका मन किसी जलते अंगारे की तरह तड़प रहा था। उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक उम्मीद भी और एक डर भी। यह सिर्फ नासिक तक का सफर नहीं था, बल्कि उसके अतीत, उसके परिवार और जिम्मेदारियों तक का था। काव्या, जो हमेशा अपने जज्बातों को काबू में रखती थी, आज गुमसुम बैठी थी। वो खिड़की से बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर झांक रही थी। अब उसे याद आया था कि पहली बार उसने अभिमन्यु को कब देखा था। उसकी तेज, उसका आंखों का कॉन्फिडेंस, उसके लड़ने का ढंग, सब कुछ किसी कहानी जैसा था। लेकिन अब वो कहानी अधूरी थी, और उसी अधूरे किस्से को पूरा करने का जिम्मा युवराज ने लिया था। टीना, जो इस सब के लिए नहीं थी, वो थोड़ी सहमी हुई थी। उसे न तो पूरी कहानी पता थी और न ही आने वाले तूफानों का अंदाजा। लेकिन वो जानती थी कि युवराज के साथ रहना ही उसका सबसे सुरक्षित फैसला होगा। उसके मन में युवराज के लिए जो भावना थी, वो धीरे धीरे गहराने लगी थी। वो जानती थी कि युवराज जरूर कुछ बड़ा करने जा रहा है, और इस वक्त उसका साथ देना उसके लिए जरूरी था। गाड़ी हाईवे पर आ चुकी थी। चारों ओर जंगल, और जंगल के बीचों के बीच पेड़ और छोटा छोटा एक रास्ता। अंदर बैठे युवराज ने गहरी सांस ली और अपने अंदर की उलझनों को शांत करने की कोशिश की। उसने खुद से वादा किया कि जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता, तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। और अब जब उसकी टीम उसके साथ थी, तो उसे यकीन था कि चाहे कितने भी मुश्किलें आए, वो उसका सामना कर लेगा। वो जानता था कि अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। तेज रफ्तार से भागती युवराज की काली एसयूवी आखिरकार मुकाम तक पहुंच गई, जहां न सिर्फ उसका बचपन बीता, बल्कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा आज भी वहां पर रहता था। पत्थरों से तराशा गया वो विशाल भवन, जिसकी दीवारों पर वक्त की धूल तो बैठ गई थी, लेकिन रोब अब भी वैसा ही था। जब तक गाड़ी पैलेस के विशाल द्वार के सामने रुकी, तब तक अब भीतर बैठे हर शख्स के दिल में अलग अलग भावनाओं का तूफान चल रहा था। जैसे ही गाड़ी रुकी और दरवाजा खुला, टीना की नजर जैसे ही सिंघानिया पैलेस की बुलंदियों पर पड़ी, उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम सी गई। आंखों में चमक और होठों पर अधकिली मुस्कान, और दिल में वो अधूरी ख्वाहिशें, अब सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। उस पल टीना को लगा कि उसने जिंदगी में जो कुछ चाहा था, वो उसके सामने आ गया है। ऊंची ऊंची मीनारें, संगमरमर की चमकदार सीढ़ियां, और शाही आवाज जिसे देखकर कोई भी कह उठे, हाँ, यही है असली जिंदगी। टीना ने दिल ही दिल में खुद से कहा, मैंने क्या क्या नहीं किया इस जीवन को पाने के लिए। झूठ बोले, चाले चली, लेकिन आज सब कुछ कुछ सही लग रहा है। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, युवराज के साथ सिंघानिया पैलेस में। अब मुझे कोई भी यहाँ से नहीं दूर भगाएगा। टीना का अंदर ही अंदर खुशी से चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन वह अपनी खुशी को छिपाते हुए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आई। वह दूसरी और बिंदु और सिंधु पहली बार इस पैलेस में अपनी आंखों से देख रही थी। उनके लिए कोई शाही ठिकाना नहीं था, बल्कि ये वो जगह थी जहां उनके स्वर्गीय गुरुदेव सिंघानिया परिवार के आदरणीय वीर प्रताप सिंघानिया ने साधना की थी और अपने ज्ञान का संचय किया था। और जिस लाइब्रेरी में उन्होंने हजारों किताबों की रचना की, वो लाइब्रेरी भी यहाँ पर मौजूद थी। बिंदु की आंखों में हल्के आंसू थे, और सिंधु एकटक पैलेस को दरवाजे को देखती रही, जैसे उसके भीतर गुरुदेव की आत्मा बसती हो। ये ये जगह केवल पत्थरों की नहीं, ये हमारे गुरुदेव का मंदिर है, सिंधु ने मन ही मन सोचा। गाड़ी से उतरते हुए युवराज ने एक गहरे सुकून की सांस ली। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, सब कुछ उसके लिए जानी पहचानी थी। लेकिन आज उसका मन यहाँ रुकने का नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत करने का था। उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ था, परिवार की जिम्मेदारियां, खुद से किए गए वादे और अधूरे रहस्य की तलाश, जिसे अभिमन्यु नामक व्यक्ति ने छिपा रखा था। जैसे ही सब पैलेस की ओर बढ़े, एक सेवक ने तेजी से दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, मालिक, आदेश दीजिए। युवराज ने बिना समय गवाए कहा, टीना का सामान अपने कमरे में पहुंचा दो, और अब से वो यहीं पर रहेगी, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सेवक ने सर झुकाया और आज्ञा स्वीकार करते हुए भीतर चला गया। टीना की आंखों में एक बार फिर से चमक लौट आई। आज वो इस राज पैलेस की मालकिन जैसा महसूस कर रही थी, जैसे उसका सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा था। युवराज ने फिर टीना की ओर मुड़ते हुए नरम लहजे में कहा, जब तक मैं अपने कामों में व्यस्त हूं, तुम यहीं पर रहोगी। यह जगह तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित है। टीना ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि युवराज उसकी सुरक्षा की चिंता कर रहा है, लेकिन यह एहसास उसके अंदर किसी भाव को जन्म दे रहा था। अब जब टीना को पैलेस के हवाले कर दिया गया था, तो युवराज ने एक नजर काव्या की तरफ डाली। काव्या पहले से समझ चुकी थी कि अगला कदम उन्हें दादाजी की लाइब्रेरी में लेकर जाना था। कवच की तरह शांत, लेकिन भीतर के भटके हुए उस विशाल भवन के गलियारे में एकदम से कदम रखते हुए युवराज के मन में कई सवाल थे।
हर कदम में उसके बचपन की किसी याद को छूता हुआ उस दरवाजे की ओर लेकर जा रहा था जहां उसकी यात्रा का असली रास्ता छिपा था। आज से उसकी तलाश शुरू हो गई थी। सिंघानिया पैलेस उसका आधार बन गया था। सिंघानिया पैलेस की पुरानी विशाल और रहस्यमय लाइब्रेरी में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर किताबों की ऊंची ऊंची अलमारियां, जिन पर धूल की एक परत बैठ चुकी थी, जैसे बरसों से उन्हें किसी ने छुआ नहीं हो। वहां की हवा में एक पुरानी सी लेकिन बेहद आत्मीय खुशबू थी, जो किसी पुराने जमाने की यादों को जगा देती थी। पुराने पन्नों की गंध, दीवारों पर लाल पीली पड़ चुकी तस्वीरें और लकड़ी की वो बड़ी सी मेज जिस पर कभी दादाजी ने अपने अनुभव लिखे होंगे, सब कुछ एक अद्भुत गरिमा में लिपटा हुआ था। युवराज, काव्या, सिंधु और बिंदु अब लाइब्रेरी के भीतर आ चुके थे। सभी के चेहरे गंभीर थे, लेकिन हर किसी की एक गंभीरता की वजह अलग थी। युवराज का मन कई भावनाओं से जूझ रहा था। दिमाग लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दिल भटक रहा था कहीं और, किसी और के पास। सबने धीरे धीरे किताबों को एक एक करके उठाना शुरू किया, धूल झाड़कर ध्यान से उनके पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें कोई सुराग ढूंढना और सबसे बेहद धैर्य और ध्यान की मांग कर रहा था। तभी काव्या ने युवराज से कहा, युवराज, जब तुम्हें जहर दिया गया था तब मैंने और माही ने यहाँ आकर आधे से ज्यादा किताबें देखी थी। अब बस अंदर का रैक बचा है, हमें वहां देखना चाहिए। काव्य की बात जैसे ही खत्म हुई, युवराज का मन एक झटके में अतीत में खिंच गया। माही का नाम सुनते ही उसके सीने में कुछ चुभ सा गया, जैसे किसी ने नर्म खुरदरे धागे से उसकी धड़कनों को खींच लिया। उसे याद आया कि वो पहला दिन जब उसने माही को एक पार्टी में देखा था। हल्की मुस्कान, आंखों में चंचलता और चेहरे पर वो मासूमियत जिसने युवराज को उसी क्षण दीवाना बना दिया था। जैसे ही उसकी आंखों के सामने माही को छवि उभरी, उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल एक भारी साया उसके चेहरे पर छा गया। उसे वो आखिरी दिन भी याद आ गया जब उसने माही को खुश देखा था, बेपरवाह मुस्कुराती हुई, और फिर वो अधजली लाश जो उसकी रूह को जला गई थी। आंखों में आंसू छलक आई, पर तभी माही का वीडियो याद आ गई जिसमें युवराज को धोखा देती नजर आई थी। बस फिर क्या था, आंखों में भरा सारा पानी पल भर में सूख गया और उसकी जगह एक जलती हुई नफरत ने ले ली। और उसका दिल एक बार फिर से तड़प उठा, लेकिन अब तड़प प्यार की नहीं नफरत की बन गई थी। युवराज अपने भावनाओं के तूफान में घिरा हुआ था। तभी काव्या ने चुपचाप उसका कंधा पकड़ लिया। उसका स्पर्श नर्म था और समझ से भरा हुआ था। वो जानती थी कि माही का नाम लेते ही युवराज का हाल क्या हुआ होगा। माही की यादें युवराज की नहीं, वो काव्या की भी बेहद अजीज थी। उस लड़की ने शादी के बाद हर किसी का दिल जीत लिया था। घर के नौकरों से लेकर काव्या तक, सबके लिए माही की जगह खास थी। युवराज ने अपनी आंखें पोंछी और जबरन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, चलो दीदी, हम उस रैक की तरफ देखते हैं, उम्मीद है कि वहां कुछ मिलेगा। उसके लहजे में जो मुस्कान थी वो नकली थी, मजबूरी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाले और आगे बढ़ गए। अब चारों लोग किताबों की तलाश में लग गए थे। युवराज एक एक करके किताबें ध्यान से उसके पन्ने पलटता और उनकी जिल्दों को देखता, उनके भीतर कुछ ढूंढता और अभिमन्यु के रहस्य को उजागर कर सके। काव्या का ध्यान पहले ही कई बार हिस्से की ओर गया, इसलिए वो भी अब पूरी लगन से उस हिस्से में खो गई थी। उसकी आंखें अब किसी सुराग को नहीं बल्कि अपने गुरुदेव की उन शिक्षाओं को ढूंढ रही थी जो वर्षों पहले उनके हाथों से इस लाइब्रेरी में रखी गई थी। उधर सिंधु और बिंदु को इस लाइब्रेरी की भव्यता और गंभीरता चुप कर गई थी। उनके दिलों में भावनाओं का एक सैलाब था, लेकिन वो किसी शोर में नहीं बल्कि भीतर ही भीतर बह रहा था। जैसे जैसे किताबें पलटती गई, उन्हें यह समझ आ गया कि उनके गुरुदेव सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि अद्भुत शिक्षक भी थे। हर किताब में एक नई तकनीक और एक नया दर्शन, एक नई ऊर्जा छिपी हुई थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि कैसे साधारण से दिखने वाले गुरुदेव के भीतर एक महासागर छिपा था जो अब उनकी किताबों के पन्ने में समा गया था। बिंदु और सिंधु दोनों ही मार्शल आर्ट में अभी भी लेवल 1 के 2 स्टेज की पर थी। वो अक्सर सोचते कि आगे कैसे बढ़ा जाए, लेकिन आज जब उन्होंने इन किताबों को पढ़ा तो उन्हें एक नई दिशा मिली। एक किताब में ध्यान के माध्यम से ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने की तकनीक थी जो उन्हें बेहद प्रभावशाली लगी। बिंदु ने कहा, सिंधु, समझ में आता है कि गुरु माँ काव्या इतनी मजबूत क्यों है। ये सब हमारे गुरुदेव की शिक्षा है। सिंधु ने भी सिर हिलाया और बोली, हाँ तो अब हमें भी इन सब का अभ्यास शुरू करना चाहिए। हम भी एक दिन बनेंगे अपने गुरुओं की तरह। उन दोनों की आंखों में अब उम्मीद थी जो पहले संशय में ढकी हुई थी। उन्हें लगने लगा था कि अब अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं थी। वहीं दूसरी और युवराज अपने दर्द से लड़ते हुए किताब के भीतर कुछ ढूंढ रहा था, एक नाम, एक दस्तावेज, और उसके मन में कई सवाल थे लेकिन उत्तर नहीं मिल रहे थे। क्या उनको अभिमन्यु की आखिरी लोकेशन या उसकी जिंदगी से जुड़ा कोई रहस्य पता चल पाएगा? क्या युवराज इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों तक इसे जरूर भेजें। और दोस्तों, आजकल आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सभी जितने मेरे दोस्त सुनते हैं एक लाइक जरूर कर दिया करो, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बता दिया करो कि आपको कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों 289वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। लाइब्रेरी की घड़ी में समय की सुइयां धीरे धीरे खिसक रही थी, लेकिन युवराज, काव्या, सिंधु और बिंदु जैसे समय से परे किसी और ही दुनिया में डूब गए थे। किताबों की पुरानी खुशबू, लकड़ी की अलमारियों में जमी धूल और हर कोने में फैली हुई गहरी शांति, सब कुछ एक रहस्य को जन्म दे रही थी। वे चारों अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुके थे। हर किताब में उम्मीदें थी, हर पन्ने पर एक नई दिशा की तलाश, लेकिन अब तक कुछ खास हाथ नहीं लगा था। युवराज और काव्या की आंखों में अब थकान आ गई थी। वो दोनों को उम्मीद जैसे धीरे धीरे मुरझा गई थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, बिना कुछ कहे, मानो एक दूसरे की हिम्मत बनना चाह रहे हो। बिंदु अब भी शांत थी और किताबों को ध्यान से पढ़ रही थी। सिंधु एक कोने में बैठकर कोई पुरानी किताब पलट रही थी। तभी अचानक सिंधु ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से खड़ी हुई और काव्या और युवराज की ओर आई। उसके चेहरे पर उत्साह की एक अनोखी लहर दौड़ आई थी। गुरुमा, गुरुमा, सीनियर, ये देखिए, इस किताब में कुछ लिखा हुआ है, कुछ अलग, कुछ खास। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। सिंधु ने हाथ में पकड़ी किताब धीरे धीरे युवराज और काव्या के सामने रख दी। काव्या ने पहले किताब की ओर देखा, फिर सिंधु की आंखों में झांका। युवराज ने किताब उठाई और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगा। अगले ही क्षण दोनों की आंखों में चमक आ गई। वह किताब बाकी किताबों से अलग थी। उसका कवर फटा था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जैसे किसी रहस्य से पर्दा उठने वाला हो। पढ़ते पढ़ते युवराज की सांसें तेज हो गई। किताब में साफ साफ लिखा था, अभिमन्यु, एक योद्धा की अधूरी कहानी। युवराज की उंगलियां कांप रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो एक एक शब्द पढ़ते जा रहा था। साथ ही काव्या और सिंधु ध्यान से सुन रही थी। किताब में लिखा था कि कैसे अभिमन्यु ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और कैसे उसने मार्शल आर्ट का हर एक स्टेज को पार कर लिया। वो लेवल 4 के सभी स्टेज पार कर चुका था। शावर तकनीक में पारंगत हो गया था और उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं रह सकता था। हर एक प्रतियोगी को वो न केवल हरा था, बल्कि उसकी तकनीकें भीड़ को भी हैरान कर देती। लोग उसे महाभारत के अभिमन्यु से तुलना करने लगे थे। उसकी चाल, उसकी नजरें और उसकी शक्ति, सब कुछ किसी महायोद्धा जैसा था। लेकिन वो असली अभिमन्यु की तरह अपने चक्रव्यूह में फंसने वाला नहीं था। वो हर चक्रव्यूह को तोड़ने की कला में निपुण था। उसके हाथों में मार्शल आर्ट का जादू था और अपने विरोधियों को बस एक ही चाल में चित कर देता था। चैंपियनशिप में उसकी फाइनल फाइट का दिन आया तो सभी दर्शक उसका इंतजार कर रहे थे। पूरे भारत की निगाह उस रिंग पर थी, लेकिन वो आया ही नहीं। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। उसके न आने से आयोजक परेशान हो गए। मीडिया में खबर फैल गई, भारत का सबसे ताकतवर फाइटर गायब हो गया। लेकिन कोई नहीं जान पाया कि आखिर क्षणों में ऐसा क्या हुआ। अभिमन्यु जो जीत से बस एक कदम दूर था, वो अचानक पीछे क्यों हट गया। युवराज जब इस हिस्से तक पहुंचा तो उसने पल भर के लिए पढ़ना रोक दिया। वह हैरानी से काव्या की ओर देखने लगा। दोनों की आंखों में सवाल थे। तभी उन्होंने अगली लाइन पढ़ी, अभिमन्यु ने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु की आज्ञा मानी और प्रतियोगिता से खुद को अलग कर लिया। ये पंक्ति पढ़ते ही युवराज और काव्या एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर अविश्वास और विस्मय का मिला जुला भाव था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभिमन्यु ने अपना सपना, अपनी मेहनत, अपनी पूरी तैयारी सिर्फ इसलिए त्याग दी क्योंकि उसके गुरु ने ऐसा कहा था। उसके गुरु कोई और नहीं बल्कि उनके दादाजी वीर प्रताप सिंघानिया ही थे। वही वीर प्रताप जिसकी शिक्षा से युवराज और काव्या खुद बने। वही वीर प्रताप जिन्होंने इस कला को अपनी जिंदगी में बना लिया था। अभिमन्यु का भी उन्हीं का शिष्य था और अपने गुरु की आज्ञा का सर्वोपरि मानकर सब कुछ छोड़ दिया था। पन्ने के आखिरी हिस्से में लिखा था, यदि आप अभिमन्यु के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको आश्रम जाना पड़ेगा और जहां पर उसे आखिरी बार देखा गया था। यह पढ़ते ही युवराज की आंखें एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगी। अब उसके पास एक सुराग था। अब उन्हें आश्रम जाकर ही अभिमन्यु की तलाश करनी थी। शायद वहीं से अभिमन्यु के बारे में सुराग मिल सकता था। सिंधु और बिंदु जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, उनके मन में भी एक उत्साह की लहर दौड़ गई। सिंधु ने धीमे स्वर में कहा, गुरु मां, अगर ये बात सच्ची है तो हमें बिना देर किए उस आश्रम चलना होगा। शायद वहीं से हमें आगे की राह मिले। काव्या ने मुस्कुराकर उसकी बात का समर्थन किया और युवराज ने गहरी सांस लेते हुए किताब को धीरे से बंद कर दिया। उसके मन में अब भी भावनाओं का तूफान था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय आ गया था। वो आश्रम के में जाने के बारे में सोच रहा था। तभी काव्या ने हल्की आवाज में कहा, युवराज, मुझे लग रहा है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए।
हमें जल्द से जल्द आश्रम के लिए निकल जाना चाहिए। अब और समय नहीं गवाया जा सकता। काव्या की आवाज में नरमी थी और एक बहन का स्नेह जो भाई के लिए किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार थी। लेकिन युवराज ने उसके शब्दों को बीच में ही रोकते हुए शांत स्वर में कहा, नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाएंगी। इससे आगे का रास्ता मैं अकेले तय करूंगा। काव्या कुछ पल चुप हो गई। उसका चेहरा सवालों से भर गया। लेकिन क्यों? हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं जाओ। नहीं दीदी, आपको यहाँ सब कुछ संभालना होगा। परिवार की जिम्मेदारियां अब आपकी हैं। मैं चैंपियनशिप की तैयारी में किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता। अब मैं सिर्फ एक फाइटर हूँ, एक योद्धा, और मुझे सिर्फ जीत पर ध्यान देना है, युवराज ने नरमी से कहा। काव्या की आंखों में हल्की नमी तैर गई। वो जानती थी कि युवराज जो कह रहा था वो सही है, लेकिन भाई को एक अनजाने और रहस्यमय सफर पर अकेले भेजना उसके दिल को तोड़ रहा था। फिर भी उसने खुद को समेटते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। सिंधु तुम्हारे साथ जाएगी। वो न सिर्फ एक योद्धा शिक्षक है, बल्कि अब वो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ भी देगी। यहाँ की चिंता मत करना, मैं और तुम्हारे जीजू सब संभाल लेंगे। युवराज ने भी कोई बहस नहीं की। वो धीरे से सिर उसने हिला दिया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद काव्या ने फिर गंभीरता से कहा, अभी एक और काम बाकी है। मैं तुम्हें आश्रम का गुरु घोषित कर रही हूँ। यह जरूरी है। आश्रम में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ केवल गुरु को ही प्रवेश की अनुमति है। अगर तुम वहां नहीं जा सके तो जरूरी जानकारी से वंचित रह सकते हो। आपकी बात सही है दीदी। अगर ऐसा करने से हमें चैंपियनशिप में बढ़त मिलेगी तो मुझे स्वीकार हूं, मैं तैयार हूं। मुझे बताओ क्या करना होगा, युवराज ने कहा। कुछ नहीं, बस आज से तुम्हारे नाम के आगे एक जिम्मेदारी जुड़ जाएगी। अब से तुम सिर्फ युवराज नहीं, आश्रम के गुरु युवराज हो। युवराज ने पहली बार उस दिन ठहर कर मुस्कुराया था। फिर वो सिंधु की ओर मुड़ा और जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में श्रद्धा और समर्पण था। युवराज ने कहा, तैयार हो जाओ, हम आज ही नेपाल के लिए रवाना होंगे। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। नहीं सिंधु, मुझे गुरुदेव कहने की जरूरत नहीं, तुम मुझे नाम से बुला सकती हो, युवराज ने उसे टोक कर कहा। तभी पास खड़ी बिंदु ने कहा, नहीं गुरुदेव, हम अपने गुरु का नाम कैसे ले सकते हैं? हमारे संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। युवराज अब थोड़ा गंभीर हो गया। देखो, हमें इस पूरी यात्रा को गुप्त रखना है। आश्रम की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि जब तक हम वापस न लौटें, तुम दोनों मुझे कभी गुरु न कहकर बुलाओ, सिर्फ नाम से पुकारना, समझी? सिंधु बिंदु ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, जो आदेश युवराज जी। फिर सभी ने किताबें अलमारी में सलीके से रखी और धीरे धीरे लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। उधर कमरे में अब भी गुरु की आत्मा की उपस्थिति जैसे महसूस हो रही थी, जैसे वो दूर से सब देख रहे और मुस्कुरा रहे। बाहर निकलकर युवराज धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन मन में निर्णयों की स्पष्टता। लाइब्रेरी में बिताया हर पल, अभिमन्यु की कहानी और आगे के सफर की तैयारी, इन सब का बोझ उसके चेहरे पर आ गया था। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी नजर अंदर के दृश्य पर ठहर गई। कमरे में हल्की मोमबत्तियों की रोशनी फैली गई थी। दिलकश लग रहा था और सामने बिस्तर पर टीना बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। उसने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी, जो उसकी काया को और भी आकर्षक बना रही थी। उसका रूप मानो किसी जादू की तरह आज चमक रहा था। मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा किसी हीरे की तरह चमक रहा था। उसके अधखुले बाल और चेहरे पर गिरती लटें, उसके जिस्म से उठती मादक खुशबू हर चीज में एक अजीब सा सम्मोहन पैदा कर रही थी। जैसे ही युवराज की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें वहीं पर ठहर गई। कमरे में फैली इत्र की मीठी मीठी खुशबू उसे महसूस करने लगी। वो कुछ क्षणों के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल गया। उसकी सांसें तेज होने लगी, दिल की धड़कनें तेजी से तेज चलने लगी और टीना ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान दी, मानो वो जानती हो कि उसकी चाल सफल हो रही है। वो धीरे धीरे युवराज की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक नशा था, एक मोहक आकर्षण। उसके कदमों की धीमी आहट कमरे में सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। युवराज की धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही जंग थी, वक्त की और जिम्मेदारियों की। टीना उसके पास आकर रुक गई। उसके जिस्म की उसको उसके करीब आते ही और भी गहरी होने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ युवराज की आंखों में देखा, जैसे वो समझना चाहती हो कि उसके मन में चल क्या रहा है। बहुत थक गई होना, टीना ने धीरे से पूछा और उसकी आवाज में स्नेह और अपनापन था। युवराज ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो अभी भी भीतर से संघर्ष कर रहा था। एक तरफ टीना का अपनापन था तो दूसरी ओर उस पर मंडराती जिम्मेदारियां। टीना ने उसके करीब आकर अपनी हल्की उंगलियों से उसकी शर्ट के बटन छूने शुरू किए। युवराज ने
कि आंखें और गहरी हो गई। मगर तभी अचानक मोबाइल की तेज रिंगटोन ने इस पूरे जादू को तोड़ दिया। वो चौंक कर पीछे हटा, जैसे किसी गहरी नींद से जाग गया हो। टीना की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन युवराज ने जल्दी से फोन उठाया और अपनी नजरों को उससे हटा लिया। फोन की स्क्रीन पर नंबर देखकर युवराज हैरान था। इस वक्त ये कॉल क्यों कर रहा है? आखिर किसका कॉल था ये? क्या इस कॉल से युवराज की मुसीबत और बढ़ जाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 280वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे युवराज का फोन बजा, वो अपने होश में आया। जब उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी तो उस पर नैतिक का फोन आ रहा था। युवराज ने हैरान होते हुए फोन उठाया और आगे से नैतिक के कुछ कहने का इंतजार करने लगा। युवराज सर, मुझे कंपनी में घोटाले करने वाले के बारे में पता चल गया है, नैतिक ने फोन उठाते ही कहा। कौन है वो? युवराज ने भी एकदम से पूछा। युवराज सर, ये सब कुणाल ने किया है, नैतिक ने जवाब दिया। युवराज को पहले से ही कुणाल पर शक था। वो कुणाल का नाम सुनकर बहुत निराश हुआ। उसने नैतिक से पूछा, कितने रुपए निकाले हैं उन्होंने? तकरीबन 4 करोड़ रुपए निकाले हैं उन्होंने, नैतिक ने बताया। ठीक है, मैं इसके बारे में बात करता हूं। तुम ध्यान रखना कि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, युवराज ने कहते हुए फोन काट दिया। फोन कटने के तुरंत बाद युवराज सोचने लगा। उसका ध्यान पूरी तरह से टीना से हट गया था। अब वो सोच रहा था कि कुणाल के बारे में काव्या को कैसे बताए। वो जानता था कि काव्या इसके बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाएगी। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला और मन में मन कहा, नहीं, मैं इसके बारे में काव्या दीदी को कुछ नहीं बता सकता। वो अपने ही पति को धोखा सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे इसके बारे में सीधे कुणाल से बात करनी चाहिए। ये सोचते हुए उसने कुणाल का नंबर डायल कर दिया। अगले ही पल रिंग बजने लगी और कुछ ही देर में कुणाल ने फोन भी उठा लिया। फोन उठाते ही युवराज ने कहा, जीजू, कहाँ हैं आप? मैं तो घर पर ही हूं, अपने कमरे में। तुम लोगों का ही नहीं पता कि कहाँ चले गए हो, कुणाल ने आगे से पूरे जोश के साथ जवाब दिया। युवराज ने अपनी आवाज थोड़ी कड़क करते हुए कहा, जीजू, अगर आपको पैसे की जरूरत थी तो मुझे बता देते, मैं आपको दे देता। आपको ऐसे कंपनी के फंड्स में हेरा फेरी करने की क्या जरूरत थी? ये ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? युवराज की बात सुनकर कुणाल हैरान हो गया। वो हड़बड़ाते हुए बोला। युवराज उसकी आवाज में छिपी घबराहट को साफ महसूस कर पा रहा था। उसने अपनी आवाज को और सख्त कर लिया और कहा, जीजू, मुझे सब पता चल गया है और मेरे पास इसके सबूत भी है। मैं आपको बता रहा हूं कि आगे से ऐसा मत करना। अगर दीदी को इसके बारे में कुछ पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। आपको जितने भी पैसों की जरूरत हो आप मुझसे कह सकते हैं। कुणाल अब पूरी तरह से डर गया था। उसने इस बार भी गलती से मानते हुए कहा, युवराज, देखो प्लीज अपनी दीदी को कुछ मत बताना। मुझे अपने पुराने हिसाब क्लियर करने थे, इसलिए पैसों की जरूरत पड़ी। इस चक्कर में मुझसे गलती हो गई, तुम समझ रहे हो ना? युवराज को कुणाल की आवाज सुनकर लग रहा था कि जैसे वो दिल से माफी मांग रहा है। उसने कहा, जीजू, आप चिंता मत कीजिए, इस बार दीदी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने नैतिक को भी बोल दिया है कि वो किसी को कुछ ना बताए। लेकिन आप आगे से ध्यान रखना, अगर पैसे की जरूरत हो तो आप मुझसे कब मांग सकते हैं। युवराज की बात सुनकर कुणाल ने निराशा से कहा, नहीं नहीं नहीं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन युवराज, तुम जानते हो मुझे अभी कहीं से कोई इनकम नहीं है। ऐसे में मैं पर्सनल खर्च के लिए भी क्या करूं, तुम ही बताओ। जीजू, आप उसकी चिंता मत करो। कल जब आप ऑफिस पहुंचोगे तो आपको प्लेटिनम कार्ड मिल जाएगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ ओ थैंक यू युवराज, कुणाल ने खुशी जाहिर करते हुए फोन काट दिया। वो मुंबई के सिंघानिया हाउस में अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथ में विस्की का गिलास था और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान, जैसे उसने अपनी बाजी जीत ली हो। उसने विस्की की एक घूंट ली और जोर से हंसते हुए अपने आप से कहा, अब क्या मैं पूरी जिंदगी तुम दोनों भाई बहन के टुकड़ों पर पलता रहूंगा? यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं करता क्या हूं। इधर जब कुणाल ये सभी साजिशें रच रहा था, वहीं उधर युवराज अपने कमरे से बाहर निकला। जैसे वो सिंघानिया पैलेस के आंगन में पहुंचा, उसने देखा सिंधु पहले से जाने के लिए तैयार खड़ी थी। काव्या और बिंदु भी उन्हें विदा करने के लिए वहां पर आ गई थी। युवराज नीचे आते ही सिंधु से बोला, तुम तैयार हो तो हम निकल जाएं? जी युवराज जी, मैं बिल्कुल तैयार हूं, सिंधु ने पूरे सम्मान के साथ कहा। फिर दोनों वहां से निकले।
बाहर उनकी गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। सिंधु के दिल में अपने गुरु के लिए पूरा सम्मान था। दोनों गाड़ी के पास आ गए। युवराज ने गाड़ी के पास जाते ही ड्राइवर से नीचे उतरने के लिए कहा और खुद गाड़ी ड्राइव की सीट पर बैठ गया। उसने सिंधु को अपने बगल वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। सिंधु भी तुरंत उसके साइड वाली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने उनका सामान गाड़ी में रखा और ड्राइवर खुद युवराज बन गया। ऊपर टीना अपने कमरे में बालकनी में खड़ी युवराज को जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर कुछ देर पहले जो उत्साह था अब वो निराशा में बदल चुका था। रात का तीसरा पहर था। नासिक की सुनसान सड़कों पर एक काली एसयूवी सरपट आ गई थी। सड़क किनारे लगे पेड़ उसकी लंबी छायाओं के साथ अंधेरे में डूबने लगे थे। दूर कहीं गाड़ियों की हल्की रोशनी चमक रही थी, लेकिन पूरी सड़क जैसे वीरान पड़ी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा गाड़ी के शीशे से टकरा रही थी, मानो रात भी कोई रहस्य कहने को तैयार बैठी हो। युवराज स्टीयरिंग पर अपने मजबूत हाथ जमाए हुए तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, एक बेचैनी जो उसके अंदर तूफान की तरह उमड़ रही थी। दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अभिमन्यु। उसे जल्द से जल्द अभिमन्यु को खोजना था और फिर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी और उसमें किसी भी तरह हार नहीं सकता था। बगल में बैठी सिंधु की लगातार आंखें बाहर के रास्तों को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन थी। उसकी भी भौहें सिकड़ी हुई थी, होठों पर अनकहा सवाल ठहरा हुआ था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि यह रास्ता उसे एक जाना पहचाना क्यों लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो अपनी उलझन में उलझी तो युवराज ने उसकी ओर एक निगाह डाली और उसकी उलझन को भांप लिया। उसने हल्की मगर ठहरी हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ सिंधु, तुम इतनी उलझन में क्यों हो? युवराज की आवाज सुनकर सिंधु जैसे ही अपने ख्यालों से बाहर आई, उसने एक गहरी सांस ली और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, युवराज जी, मैं सोच रही थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा जिससे होकर हम मुंबई से नासिक गए थे। फिर मुझे याद है कि गुरु माँ ने बताया था कि हम मुंबई एयरपोर्ट से नेपाल जाने वाले थे। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, फिर अपनी निगाह से एक बार फिर सड़क पर टिका ली। उसने शांत मगर दृढ़ लहजे में कहा, नहीं सिंधु, हम फ्लाइट से नहीं बल्कि बाय रोड नेपाल जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये मुंबई वाला रास्ता नहीं है। हम वाराणसी गोरखपुर से होते हुए नेपाल जाएंगे। सिंधु ने हल्का सा सिर हिलाया, मानो अब उसकी उलझन थोड़ी कम हो गई हो, मगर फिर भी उसके अंदर कई सवाल बाकी थे। वो ये जानती थी कि जब युवराज ने एक बार कुछ तय कर लिया तो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए उसने अपने विचारों को अंदर ही दबा लिया और गाड़ी की खिड़की के बाहर देखने लगी। गाड़ी में एक अजीब से सन्नाटा छा गया था। सिर्फ इंजन की घरघराहट और सड़क के किनारे हवा पे पेड़ते झूमों की माहौल में आवाज गूंज रही थी। युवराज के दिमाग में बार बार अभिमन्यु का चेहरा घूम रहा था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सिंधु ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी और कहा, युवराज जी, अगर आप कहें तो मैं आश्रम में कॉल करके बता दूं कि हम वहां आ रहे हैं। इससे वे हमारे स्वागत की तैयारी कर लेंगे और साथ ही मैं उनसे भी कह सकती हूँ कि सीनियर अंकल अभिमन्यु जी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ले। युवराज कुछ देर चुप रहा। उसे बात ठीक लगी। उसने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम उन्हें बता दो, इससे हमें मदद ही मिलेगी। हमें जल्द से जल्द अभिमन्यु तक पहुंचना ही होगा। सिंधु ने जैसे अपने गुरु की अनुमति पाई, उसने तुरंत आश्रम में कॉल करना शुरू कर दिया। सिंधु के हाथों में फोन था और उसने तेजी से आश्रम का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। रात का समय था, वो जानती थी कि शायद सब गहरी नींद में होंगे, मगर उसे भरोसा था कि जैसे वे आश्रम में खबर सुनेंगे कि युवराज आ रहे हैं तो सब जाग जाएंगे। कुछ घंटे के बाद किसी ने फोन उठाया और दूसरी ओर से एक भारी और शांत आवाज आई, कौन? सिंधु ने झट से कहा, वैद्य जी, मैं सिंधु बोल रही हूँ। सिंधु, इस समय फोन, सब ठीक तो है ना? दूसरी ओर से हल्की मुस्कान भरी आवाज आई, जी वैद्य जी, सब ठीक है। मैं आपको ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि हम जल्द ही आश्रम पहुंचने वाले हैं। गुरुजी भी मेरे साथ ही हैं। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वैद्य जी की गंभीर भरी आवाज आई, गुरुजी आ रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो इस समय आश्रम क्यों आ रहे हैं? सिंधु ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में कहा, गुरुजी को अभिमन्यु की तलाश है। उन्हें हर हाल में जल्दी से जल्दी उनसे मिलना है। दूसरी तरफ से वैद्य जी की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं समझ रहा हूं, तुम चिंता मत करो, मैं यहां सब तैयारी करवा दूंगा। सभी को बता दूंगा कि अभिमन्यु के बारे में जितनी जानकारी हो उन्हें इकट्ठा करें। सिंधु ने राहत की सांस ली और कहा, शुक्रिया वैद्य जी, हम जल्द आ रहे हैं। ठीक है बेटी, सावधानी से आना।
और उसके बाद कॉल कट गया। सिंधु ने फोन नीचे रखा और युवराज की तरफ देखा। युवराज अब भी स्टीयरिंग थामे गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब रास्ता और साफ हो गया था। अब कोई संशय नहीं था, कोई उलझन नहीं था। अब कोई सिर्फ एक ही चीज थी कि अभिमन्यु तक पहुंचने का संकल्प। गाड़ी अब भी तेज रफ्तार में थी और साथ ही तेज हो रहा था युवराज का इंतजार। क्या वो सही रास्ते पर जा रहा था? क्या वो सही समय पर अभिमन्यु तक पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ी बात, कुणाल अब आगे क्या चाल चलेगा? क्या वो पीछे से युवराज को बर्बाद कर देगा? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भेजें और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दें। और आप लोग आजकल कमेंट भी नहीं करते, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी कैसी लग रही है।